फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। ये है पार्ट 2 एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चार्ट। और इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर बेसिक समरी आपको बताई गई थी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एलटी ग्रेड इंग्लिश पोएट्री में भी सिलेबस में भी है। और अगर कहीं पर भी आपको इस सिलेबस में मिलता है तो ये मस्ट रीड पोएम है और इम्पोर्टेंट पोएम है। कई बार कई क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं, तो देखते हैं। और इसमें हम इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं वो भी डिस्कस करते चलेंगे। देयर आर लॉट फॉरवर्ड नॉर सर्कमस्क्राइब अलोन। इन लाइंस का क्या मतलब है? देयर लॉट फॉरबेड होता है मना करना। लॉट का मतलब है यहाँ पर परिस्थिति। इनकी परिस्थितियों ने मना किया, मतलब इनकी परिस्थितियाँ जो थी उन्होंने मना किया। नॉर सर्कमस्क्राइब अलोन, और इन्हें रोक कर रखा। सर्कमस्क्राइब होता है रोक कर रखना, किसी चीज़ में बंधन में रोक कर रखना। तो इनकी परिस्थितियों ने इन्हें रोक कर रखा। दे आर ग्रोइंग वर्च्यू, इनके जो गुण थे, जो इनके गुण आ सकते थे आगे, जो ये गरीब लोग, जो ये किसान, जो ये रस्टिक्स, जो ये हैमलेट के लोग जो हैं, जो इन कब्रों में पड़े हुए हैं, इनके वर्च्यूज़ जो हैं वे रोक कर रखे इनकी किस्मत ने भी। और दे आर क्राइम कन्फाइंड। कन्फाइंड होता है इनके जो क्राइम्स थे उन्हें भी रोक कर रखा। व्यक्ति या तो अपने गुनों से महान बनता है, और अगर क्रिमिनल है वो तो उससे भी व्यक्ति को पहचान तो मिल ही जाती है, भले ही वो कुख्यात रूप से पहचान हो। फॉरबेड टू वेट थ्रो स्लॉटर टू ए थ्रोन। जिस तरीके से हैम्पडन ने, एक प्यूरिटन था जो चैलेंज किया था चार्ल्स फर्स्ट को, और क्रॉमवेल ने भी चार्ल्स फर्स्ट को चैलेंज किया था और शासन को प्राप्त किया था। तो इसी तरीके से इन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं मिला कि ये कोई स्लॉटर करते, कोई हत्या करते और थ्रोन को प्राप्त करते। इस तरीके का मौका भी इन्हें नहीं मिला। एंड शट द गेट ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ऐसा भी कार्य नहीं करने दिया। शट द गेट मतलब ऐसा भी कार्य नहीं करने दिया कि जो मनुष्य की जो दया है, जो मानवता है, वो भी कलंकित हो। मतलब इन्हें न तो अच्छा करने के लिए ही मौका मिला और न ही कुछ बुरा करने के लिए मौका मिला। आई होप ये वाला पहरा जो है ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। स्ट्रगलिंग पेंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड। स्ट्रगलिंग पेंग्स का मतलब है जो संघर्ष होता है, जो संघर्ष इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, इन्हें उससे बहुत दुख हुआ और इन्होंने इस संघर्ष को, जो इन्हें दुख प्राप्त हुआ, इन्होंने कभी उसे छिपाया नहीं। हाइड होता है छिपाना, नहीं इसे कभी छिपाया। टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजीनियस शेम, और ये कभी, इन लाइन्स का मतलब है क्वेंच होता है बुझाना, और इन्होंने कभी भी अपनी शर्म को भी बुझाने की महसूस नहीं किया। मतलब इन्होंने कभी भी शर्म भी महसूस इन्होंने इन चीज़ों में नहीं की। जो भी इन्होंने संघर्ष किया उसमें इन्हें दुख हुआ, लेकिन इन्होंने इस दुख को छिपाया नहीं, लोगों के सामने जग जाहिर किया। और न ही इस काम को, इसमें जो इन्हें शर्म फील हुई, ब्लेसिस होता है शर्म फील होना, शर्मिंदगी महसूस देना, तो उसे भी इन्होंने इसे बुझाया नहीं, मतलब छुपाया नहीं। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। लग्जरी एंड प्राइड का मतलब यहाँ पर है अमीर लोग, और श्राइन होता है मंदिर। ठीक है, हीप ढेर, मंदिर अमीर लोगों के लिए। लग्जरी एंड प्राइड यहाँ से हम समझेंगे पहले। लग्जरी एंड प्राइड जो अमीर लोग हैं उनके लिए इन्होंने, जैसे मंदिर होता है ना, इंसेंस काइंडल्ड। इंसेंस काइंडल्ड का मतलब है यहाँ पर अगरबत्ती जलाना, खुशबूदार। और म्यूज फ्लेम, जैसे काव्य की प्रशंसा की जाती है काव्य की देवी के समान, इसी तरीके से काव्य की देवी से जिस तरीके से प्रशंसा की जाती है काव्य की देवी को अगरबत्ती जलाकर कोई भी पोएट हो, तो इस तरीके से इन्होंने अमीर लोगों की कोई भी ऐसी चापलूसी नहीं की। इन्होंने कोई भी चापलूसी नहीं की। इन्होंने कोई भी ऐसे गीत नहीं गाए जिसमें अमीरों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर चापलूसी करके अपने जीवन को आगे इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की हो।
फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और इन लाइन से थॉमस आर्डे ने अपना एक नावल भी लिखा हुआ है, इसी टाइटल से उन्होंने इंस्पायर्ड होकर। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मैडिंग क्राउड दिया हुआ है यहाँ पर शहर से दूर। इग्नोबल स्ट्राइफ, इन्होंने संघर्ष किया, शहर से दूर इन्होंने संघर्ष किया। इग्नोबल स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष किया। इग्नोबल जो होता है वो होता है घटिया। तो इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो घटिया हो, जिससे कि मानवता दूषित हो। देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, सोबर सामान्य, सिंपल, बिल्कुल साधारण विशेष, जो इनकी इच्छाएं थी वो बिल्कुल साधारण थी। एंड नेवर लर्न टू स्ट्रे, स्ट्रे होता है भटकना, और ये कभी भी इन्होंने भटकना नहीं सीखा। इनका जीवन इतना शांत स्वभाव का था, इतना जीवन इनका बहुत ही अच्छा था और इस तरीके का जीवन था। इन्होंने कभी भी मानवता को कलंकित नहीं किया और न ही कभी इन्होंने ये भटके। अलोंग द कूल सिक्विस्टर्ड का मतलब होता है एकांत, वेल ऑफ लाइफ, और इन्होंने एकांत में जीवन जिया। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है एकांत में, वेल ऑफ लाइफ, इन्होंने जीवन को जिया एकांत में। दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, और इन्होंने जो शोर शराबर था, नॉइजलेस टेनर का मतलब है यहाँ पर शोर शराबा, कैप्ट दूर रखा। ये शोर शराबे से भी जो है दूर रहे, अपनी ज़िंदगी को इन्होंने बिल्कुल आसान बनाया। इन्होंने जो मैडिंग क्राउड था जो शहर का, उससे ये दूर रहे। अब जो इनकी कब्र है उन पर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें इरेक्ट की गई हैं। येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, फिर भी जो इनकी बोन्स हैं, जो इनकी हड्डियां हैं, जो यहाँ पर दफनाई गई हैं, फिर भी इनकी हड्डियां हैं उसकी जो इंसल्ट ना हो उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सम फ्रेल मेमोरियल्स स्टिल इरेक्टेड, नहीं कुछ टूटी फूटी सी, फ्रेल होता है टूटी फूटी सी, कुछ मेमोरियल्स जो हैं वो फिर भी वहाँ पर लिखी गई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पहचान जो है वो रखनी पड़ती है कि ये पैरों में ना आ जाएं कि यहाँ पर किसी की कब्र है। भले ही वो बड़ा व्यक्ति हो या ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ पहचान के लिए रहता है। अनकाउथ का मतलब है अनसिविलाइज्ड राइम्स, रिद्म, अनसिविलाइज्ड रिद्म, कुछ असभ्य सी, कुछ साधारण सी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज ना हो, ऐसी रिद्म जो है वो लिखी गई है, ऐसी राइम्स जो है वो लिखी गई है। शेपलेस स्कल्पचर डेक्ट, और कुछ शेपलेस वहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं, डेक्ट सजाई गई हैं। भले ही जो अमीर लोगों की कब्रें होती हैं, जो महान लोगों की कब्रें होती हैं, वहाँ पर भी मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन वे शेपलेस नहीं होती, बहुत ही अच्छी शेप में होती हैं। द इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ शाय, इम्प्लोर्स होता है किसी से निवेदन करना, पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ शाय कि आह भरे, शाय होता है आह भरना, जब कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा, पास करेगा तो आह भरेगा और इन्हें कुछ ट्रिब्यूट देगा। फिर भी इतना तो इंतजाम किया हुआ है ही। अब नेक्स्ट है देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाई अनलेटर्ड म्यूज, उनके नाम भी वहाँ पर लिखे गए हैं, किस साल में वो जन्म हुआ, मृत्यु हुई, वो भी लिखा गया है, स्पेल्ड बाई अनलेटर्ड म्यूज। और किसी अनपढ़ म्यूज ने, यहाँ पर अनलेटर्ड का मतलब यहाँ पर है अनपढ़, किसी अनपढ़ म्यूज ने, किसी अनपढ़ काव्य को लिखने वाले ने ये चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं, मतलब किसी महान व्यक्ति ने नहीं लिखी हैं। द प्लेस ऑफ फेम एलिजी सप्लाई, देखिए इनके जीवन में इन्हें भी फेम मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह इन्हें सिर्फ कुछ एलिजी जो है वो लिखी गई है, छोटी छोटी सी एलिजी जो है लिखी गई है। प्लेस ऑफ फेम, इन्हें कभी भी इनकी प्रशंसा ऐसी नहीं हुई कि इन्हें महान दिखाया जाए, और एक एलिजी सी तो लिखी गई है। और मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रू, स्ट्रू का मतलब होता है ऐड करना, और कुछ होली टेक्स्ट भी हैं वहाँ पर जहाँ पर इनकी कब्र हैं। सी स्ट्रू, जिसने भी वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ होली टेक्स्ट भी ऐड किए हुए हैं। टीच द रस्टिक्स मोरलिस्ट टू डाई, और टीच द रस्टिक, और गाँव के लोगों को ये चीज़ें सिखाई गई हैं वहाँ पर, उन कब्रों पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। मोरलिस्ट टू
डाई, कि जो भी व्यक्ति आता है उसे संसार से जाना पड़ेगा। फॉर हु डम फॉरगेटफुलनेस प्रे। डम फॉरगेटफुलनेस, वैसे फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूलना, लेकिन यहाँ पर मतलब है इसका मृत्यु। जब मृत्यु ने इनका शिकार किया, प्रिय होता है शिकार करना। प्लीजिंग एंग्सियस बीइंग रिजाइन, जो इनका खुशी थी, प्लीजिंग थी या कोई इनकी चिंता थी, एंग्सियसनेस था, उससे इन्हें रिजाइन मिल गया, उससे इन्हें मुक्ति मिल गई। लेफ्ट द वार्म प्रेसाइंस, प्रेसाइंस होता है एनवायरनमेंट, और चीयरफुल डे, और जो वार्म चीयरफुल डे का एनवायरनमेंट था वो भी इन्हें इनसे छूटकर चला गया। एंड नो कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, और पीछे, उनके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि लोग उनके लिए कुछ याद करें, उन्हें याद करें। लोग उन्हें सब भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। लिंगरिंग लॉन्गिंग, जो उनके लिए कुछ सोचे या ठहर कर कुछ इंतज़ार करें, देखें कि कोई महान व्यक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम fond breast the parting soul realize, some fond breast the parting soul realize, some pious drops closing eyes requires। देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा जब मरता है तो वो चाहता है कि उसके लिए आंसू बहें। सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज, जब पार्टिंग सोल, मृत्यु जब किसी की होने वाली होती है, पार्टिंग जब कोई गुजरने वाला होता है, जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ने वाला होता है, तो वो इतना तो चाहता है, उसके ब्रेस्ट जो है, जो उसका दिल है, वो इतना तो चाहता है कि कुछ पायस ड्रॉप्स, कुछ मृत्यु पर उसके ड्रॉप्स गिरें, कुछ टीयर्स गिरें। और क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, मरने वाला व्यक्ति कम से कम इतना तो चाहता ही है। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि जो उसकी कब्र होती है वहाँ से भी प्रकृति चिल्लाती है, वहाँ से भी प्रकृति चिल्लाती है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, इसके लिए कम से कम कुछ आह तो भरो। इवन इन और एसिस, यहाँ तक कि हमारी जो राख होती है, जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, वांटेड फायर्स, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा पैसन होता है। वांटेड फायर्स का मतलब होता है ऐसा पैसन होता है कि वे भी इच्छा करती हैं कि जो उनकी विदाई हो वो भी सम्मानजनक हो, इतनी तो इच्छा कम से कम वो भी करती है। और कि उनके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हैं, कम से कम जब वो मरने वाले हों, पार्टिंग सोल हो, जब वो मरने वाले हों, कम से कम थोड़ा सा तो उनके लिए आंसू बहाएं। फॉर दी यहाँ पर ग्रे के लिए यूज़ किया गया है, ग्रे ने खुद ही यूज़ किया है, अपनी ही बात वो कर रहा है। हु माइंडफुल ऑफ अनऑनर्ड डेथ, उनके जीवन में, अब वो कह रहा है, थॉमस ग्रे कह रहा है कि हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि उसने भी जीवन में कुछ ऐसा कार्य तो किया नहीं कि लोग उसे याद करें। हु माइंडफुल अनऑनर्ड डेड, और जो माइंडफुल का यहाँ पर मतलब है रेस्पेक्ट, ठीक है, उन्हें पूरे जीवन में अनऑनर्ड डेथ, उन्हें कोई भी सम्मान नहीं मिला और बिना सम्मान के ही वो मर गए। शायद हो सकता है ग्रे तुम भी ऐसे ही मरो। डज इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, हो सकता है जो मैं ये कविता लिख रहा हूँ, ये साधारण सी कविता, आर्टलेस साधारण सी कविताएं जो मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है उनके बारे में कुछ बताएं। इफ़ चांस, शायद, संभवतः, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, कोई रिश्तेदार, कंटेम्पलेशन का मतलब है कोई अकेला कोई रिश्तेदार आए और मेरी कविता जो मैंने लिखी हैं उसे पढ़े। सम काइंडेड स्पिरिट शैल इंक्वायर दाई फेट, और काइंडेड स्पिरिट का मतलब है यहाँ पर कुछ मरे हुए लोगों के जो संबंधी हैं, इंक्वायर करें, पूछे कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ था, इनके जीवन के बारे में कुछ पूछें। तो इसी तरीके से थॉमस ग्रे अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि हो सकता है मैं ये कविताएं लिख रहा हूँ, मैं अपनी बात भी यहाँ पर इन कविताओं के जरिए बता रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मैंने भी जीवन में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, मैं भी इन लोगों की तरह ही हूँ। हैप्पली, शायद,
सम होरी हेडेड स्वेन, यहाँ पर होरी हेडेड स्वेन का मतलब है यहाँ पर सफ़ेद बालों वाला किसान, ठीक है, में से वो कह सकता है। ऑफन हैव वी सीन हिम, अब थॉमस ग्रे अपने बारे में ही बता रहे हैं कि हो सकता है जब मैं कविताएं है प्लीज, संभवतः कोई सफ़ेद बाल वाला किसान या कुछ ट्रैवलर्स बातें करेंगे और वो कहेंगे ओफन बहुधा, हैव वी सीन हिम, हिम यहाँ पर यूज है थॉमस ग्रे के लिए, और ग्रे अपने बारे में ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोग, अब चूंकि मैं यहाँ पर भी घूम रहा हूँ, मुझे भी कुछ लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है आगे भविष्य में मेरे बारे में कुछ लोग बात करें, कुछ सफ़ेद बाल वाले किसान कुछ बात करें, कुछ ट्रैवलर्स कुछ बात करें कि उन्होंने वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, हमने उसे देखा है झांकते हुए जब सुबह का समय है उस समय। ब्रशिंग हेस्टी स्टेप्स ड्यू अवे, और वो हेस्टी स्टेप्स, वो तेज़ी से चलता है। ग्रे अपने बारे में ही बात करें कि लोग उसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि ड्यू इज़ अवे, कि वो तेज़ी से घास पर चलता था और उससे जो ड्यू आ जाती है घास पर वो हटती है। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, और पहाड़ की तरफ, यहाँ पर अपलैंड लॉन का मतलब है पहाड़ की तरफ सूर्य को देखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति था। तो कौन बात कर रहे हैं यहाँ पर? थॉमस ग्रे बता रहे हैं कि कुछ लोग उसके बारे में भी ऐसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोडिंग बीच, बीच यहाँ पर मतलब है एक पेड़ है, फुट ऑफ योंडर नोडिंग, नोडिंग होता है इशारा करना, जब पेड़ हिलता है तो हो सकता है वही किसान जो अभी ऊपर बात कर रहा है और कुछ ट्रैवलर्स जो बातें कर रहे हैं वो मेरे बारे में ही कुछ बात करेंगे कि पेड़ के जो बीच का पेड़ है जब वो हिल रहा था तो पेड़ की तरफ इशारा करते हुए वो बताते हैं कि सामने की तरफ जो पेड़ है और उसकी जड़ की तरफ इशारा करें कि यहाँ पर इस पेड़ की जड़ की तरफ इशारा करते हुए जो पेड़ की शाखा हिल रही हो जिसकी, तो यहाँ पर कभी थॉमस ग्रे जो है वो इंतज़ार करते थे, कुछ कार्य करते थे। द रेथ्स इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स सो हाई, जैसे बरगद का पेड़ होता है उसके जो गुच्छे से जो जड़ें होती हैं वो आ जाती हैं ऊपर, बाहर निकल कर आ जाती हैं ऊपर से ही, तो इस तरीके से ही यहाँ पर रेथ्स उसके लिए ही यूज़ किया हुआ है कि पेड़ के ऊपर जड़ों की जो गुत्थी है, जैसे कि बरगद के पेड़ होते हैं। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड, दोपहर के समय, लिस्टलेस का मतलब वो उसके नीचे इंतजार आराम करता था। ही स्ट्रेच, और पैर फैलाकर लेटता था। तो कुछ किसान बातें कर रहे हैं थॉमस ग्रे के बारे में कि हो सकता है, थॉमस ग्रे अपने बारे में ही बता रहे हैं कि ऐसा भविष्य में कुछ लोग मेरे बारे में कहेंगे। एंड पोर अपॉन द ब्रुक बेबल्स बाय, बेबल्स बाय, पोर अपॉन होता है झुकना, ब्रुक जहाँ पर जल आता हो, झरना हो, बेबल्स बाय, और झरने में वो झुककर वो पानी पीता था। तो कुछ किसान उसके बारे में बात करेंगे। हार्ड बाई, हार्ड बाई होता है नियर बाई। योन वुड, वुड होता है जंगल, योन समीप। और कुछ वे लोग फिर से बात करेंगे कि हमने उसे जंगल के समीप। नाउ स्माइलिंग एज इन स्क्रोन, कभी वो स्माइल करता था, कभी कभी घृणा से मुस्कुराता था। थॉमस ग्रे अपने बारे में ही बात करें कि लोग उसके बारे में बात करेंगे ऐसे कि कभी कभी जो थॉमस ग्रे हैं वो मुस्कुराते थे, कभी कभी घृणा से मुस्कुराते थे, और जंगल की तरफ वो रहते थे, जंगल के पास ही वो रहते थे। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोव, रोव का मतलब होता है टहलना, टहलते हुए। मटरिंग होता है बड़बड़ाना, हिज वेवार्ड फैंसीज का मतलब है यहाँ पर पोएट्री, जो वो कविताएं बोलता था, वो कविताएं लिखता था, वो बड़बड़ाता हुआ वहाँ पर दिखाई दिया था कभी। नाउ ड्रॉपिंग वो फुल मैन लाइक वन फॉरलॉर्न, और ड्रॉपिंग होता है सिर झुकाकर, वो सिर झुकाकर रखता था। वो फुल मैन दुखी सा लगता था, लाइक वन फॉरलॉर्न, जिसका जीवन
फोरलोन है यहाँ पर अकेला हो, जिसका जीवन अकेला हो, जिसका जीवन दुख से भरा हुआ हो, वो सिर झुकाकर रखता था। क्रेज विद केयर, कि केयर का मतलब चिंता, कि उसका जो जीवन है वो चिंता से भरा हुआ है। और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, या फिर होपलेस लव उसके ज़िंदगी में आया हुआ होगा, तो लोग उसके बारे में, थॉमस ग्रे के बारे में इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि जिस तरीके से अब मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो हो सकता है लोग मेरे बारे में भी सोचें और कल को कहेंगे जब मैं मर जाऊँगा कि इस तरीके का व्यक्ति हम देखते थे। जो थॉमस ग्रे थे वे हाइपोकॉन्ड्रियाक व्यक्ति थे, मतलब फियर रहता था उन्हें मृत्यु का। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन कस्टम हिल। अब फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति, वही एक किसान और कुछ ट्रैवलर्स जो हैं बात कर रहे हैं कि एक दिन हमने उसे मिस किया, हमने उसे नहीं देखा। कस्टम हिल, जिस कस्टम हिल का मतलब है उस पहाड़ी पर जहाँ पर वो आता जाता था, हमने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर बता रहा है। अलोंग द हीथ नियर फेवरेट ट्री, अपने पेड़ के, अपने फेवरेट ट्री के पास हमने उसे नहीं देखा। अनदर केम, अगले दिन फिर से आता है। यट बिसाइड द रिल्स, और रिल्स है झरना, और उस झरने के करीब जहाँ पर हम उसे देखते थे अब वो नहीं दिख रहा है। नोर अप द लॉन, और ना ही वो लॉन में दिख रहा है और ना ही उस जंगल के पास दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो थॉमस ग्रे हैं वो मर गए हैं। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बात कर रहा है उसके बारे में। द नेक्स्ट विद दर्ज का मतलब होता है शोक गीत। अगले दिन कुछ लोग पंक्ति में शोक गीत गाते जा रहे थे। स्लो थ्रो द चर्च वे पैथ वी सॉ हिम बोर्न, और बोर्न होता है ले जाते हुए। चर्च के रास्ते हम उसे ले जाते हुए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं गांव के लोग, बूढ़े व्यक्ति, कुछ ट्रैवलर्स जो रोज़ थॉमस ग्रे को देखते थे। इसका मतलब है थॉमस ग्रे इज नो मोर, अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु के बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं। एन अप्रोच एंड रीड दाउ कैन रीड द ले, आओ देखो, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आओ देखो, तुम भी इसे पढ़ सकते हो। द ले, इस कविता को, ग्रेव्ड ऑन स्टोन बीनीथ योन एज थॉर्न, जो खुदा हुआ है उसकी कब्र पर, जो उसकी कब्र पर खुदी हुई कविता है, और थॉर्न, और वहाँ पर अब नागफनी के जो पेड़ हैं वो भी उग आए हैं। एपिटा, ये लास्ट है। एपिटा, here rest his head upon the lap of earth, here rest his head upon the lap of earth। अब वो व्यक्ति, अब थॉमस ग्रे जो थे अब वो मर गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, इस धरती की गोद में उसका सिर जो है पड़ा हुआ है। ए यूथ टू फॉर्चून टू फेम अननोन, एक व्यक्ति जिससे कि फेम और फॉर्चून जो है वो अलग रही, जुदा रही। कभी वो इतना फॉर्चुनेट नहीं रहा कि उसे फेमस वो रहे, उसे फेमस मिले। फेयर साइंस फ्रॉम नॉट हम्बल बर्थ, और जो फेमस साइंस है मतलब ज्ञान, फेयर साइंस का मतलब है जो ज्ञान है, ज्ञान ने कभी भी उसकी जो हम्बल बर्थ है, जब वो पैदा हुआ था उस पर कभी भी खुश नहीं हुआ, मतलब ज्ञान ने उसे कभी भी अपनाया नहीं। एंड मिलानकली मार्क हिम हर ओन, और जो मिलानकली था, जो दुख था, उसने उसे अपना बेटा माना, न ही ज्ञान ने उसे बेटा माना। तो थॉमस ग्रे अपने बारे में बात कर रहे हैं। लार्ज विद हिज बाउंटी हिज सोल सिंसियर, वो कह रहे हैं जो उसमें दया का भाव था। थॉमस ग्रे अपने बारे में बता रहे हैं कि वो मृत्यु के बाद ऐसी बातें लोग करेंगे उसके बारे में। हिज सोल सिंसियर, कि वो लोग कहेंगे इसके अंदर दया का भाव था और वो सिंसियर था। हेवन डिड रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, और गरीबी के बदले ईश्वर ने उसे दया का भाव दिया और उसे सिंसियर बनाया। भले ही गरीबी उसे दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उसे दया भी दी, सिंसियर भी बनाया। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर, और वो उसके पास उसे मिजरी भी मिली, उसे दुख भी मिला।
और उसे आंसू मिले, सारी ज़िंदगी उसे दुख और आंसू का सामना करना पड़ा। ही गेन फ्रॉम हेवन, ईश्वर ने उसे यही चीज़ें दी, इससे अलग कुछ नहीं दिया। दिस वॉज ऑल ही विश्ड ए फ्रेंड, और यही मित्र के रूप में मिजरी, दुख और टीयर्स उसे मिले। लास्ट पैर है, नो फर्दर सीक हिज मैरिज टू डिस्क्लोज, और अब लोगों से वो अपने बारे में कह रहा है कि लोग उसके बारे में बात करेंगे बाद में कि अब उसके जो गुण हैं या अवगुण हैं उसके बारे में, हिज मैरिज, उसके बारे में डिस्क्लोज ना करो कि उसके अंदर क्या गुण रहे हैं, क्या बुराई थी, क्या अच्छाई थी, क्योंकि जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ अच्छाई और बुराई भी मर जाती है। एंड ड्रॉ हिज फ्रैलिटीज फ्रॉम देयर डेड अबोर्ड, अबोर्ड होता है जहाँ पर रहता है कब्र, डेड अबोर्ड का मतलब है कब्र। अब उसकी जितनी भी फ्रैलिटीज थी, जितनी भी कमी थी, वे सब कब्र में चली गई हैं। दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, अब वे सब एक सी हो जाती है, मृत्यु के बाद अच्छाई बुराई सब मिल जाती हैं। एंड द बोजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, अब वो भगवान के सीने में, बोजम ऑफ हिज फादर का मतलब यहाँ पर भगवान के सीने में उसकी अच्छाई और बुराई जो है वो अब जा चुकी है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। ये पूरी पोएम मैंने कंप्लीट कर दी LT ग्रेड, और सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेगा। और ये पार्ट सेकंड, सिर्फ 2 पार्ट में हमने इसे कंप्लीट की है। एलिजी थी ये, एक एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चा, जिसमें कि कोड के भी हमें गुण मिलते हैं, सब चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। और ये सेकंड पार्ट था, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर वीडियो जाकर देख लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।